जय हिंद। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है। इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ 35 क्वेश्चन का कराया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो देखिए और बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्न में से किस नदी को तेल नदी कहते हैं? तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो तेल नदी के नाम से जो जाना जाता है वह नाइजर नदी। अब है कि नाइजर नदी है कहाँ? तो यह नाइजीरिया में है। इस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको तेल नदी क्यों कहते हैं? तो इसमें क्या है कि पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे तेल नदी कहते हैं। अब है कि यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो गिनी की खाड़ी में। नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नाइजर है वो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब क्वेश्चन पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन नदी? तो लिम्पोपो नदी। और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो एटलस। एटलस है वह ब्लॉक पर्वत नहीं है। एटलस एक मुर्दार पर्वत है, बाकी ब्लॉक पर्वत है। यह क्या है? तो मुर्दार पर्वत है। बाद बाकी ब्लैक फॉरेस्टा, सियरा नवादा और साल्ट रेंज, ये सब ब्लॉक पर्वत है। अब है कि जो सियरा नेवादा है वह कहाँ का है? तो कैलिफोर्निया में है। और नेक्स्ट जो है वो साल्ट रेंज, ये कहाँ का है? तो ये जो साल्ट रेंज है ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। पूछेगा कि एटलस पर्वत जो है वो कहाँ है? तो यह अफ्रीका के पश्चिम में है। कहाँ है? अफ्रीका के पश्चिम में है। इसकी लंबाई पूछ लेगा, तो इसकी जो लंबाई है वह 2500 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है कितना है? 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब है कि ये जो है एटलस वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान है जो गलत है? तो दस्ते कबीर ये ईरान, ये सही है। कालाहारी बोत्सवाना में है, ये भी सही है। नूबियन मरुस्थल सूडान में है, ये भी सही है। और किजिल कुंभ सऊदी अरब में, ये गलत है। किजिल कुंभ कहाँ है? तो यह मध्य एशिया में है। कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित एक ही रेगिस्तान है। आमू दरिया और सिर दरिया के बीच के दोआब में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में दोआब में स्थित है। इसका अधिकांशतः हिस्सा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। जो किजिल कुंभ है इसका अधिकांशतः हिस्सा कहाँ आता है? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में। हालांकि यह छोटा भाग तुर्कमेनिस्तान में भी पड़ता है, थोड़ा सा भाग। सऊदी अरब में नाफुदा है। नाफुदा कहाँ है? तो सऊदी अरब में हमादे सरब अल खाली मरुस्थल है। अब है कि दस्ते कबीर, यह कहाँ है? तो यह मध्य ईरान में है। ये क्या है? एक पठार है। अब है नेक्स्ट है कि कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र कहाँ है? तो दक्षिणवर्ती अफ्रीका में है। बोत्सवाना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों में सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद है नुम्बियन मरुस्थल। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ है? तो सूडान के उत्तर पूर्वी। यह सहारा रेगिस्तान की पूर्वी विस्तार तथा मरुस्थल नील नदी और लाल सागर के बीच में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? कौन सा पर्वत रूस में है? तो काकेकस जो पर्वत है वो रूस में है। अब है कि काकेशस पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। यह एशिया तथा यूरोप की सीमा पर अवस्थित है। जबकि एटलस जो पर्वत है वह कहाँ है? तो उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में। और ये जो लिखा हुआ है एपेनाइस, ये कहाँ है? तो यह इटली में स्थित है। एपेनाइस पर्वत जो है वह इटली में है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो किस देश के साथ? तो वह बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। कितना लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर लगती है। अब है कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो राज्य की सीमा स्पर्श करती हो कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, सॉरी बांग्लादेश के साथ लगता है।
कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अब है कि भारत के 7 पड़ोसी देश का थल सीमा जो स्पर्श करती है, तो कौन कौन देश के साथ भारत का सीमा स्पर्श करती है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा किसके साथ साझा करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। और कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछ लेगा कि भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत के तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से देश हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। भारत के 3 पड़ोसी देश जो स्थल और जल दोनों से लगे हुए हैं, नाम क्या होगा उसका? तो स्थल और जल दोनों से लगा हुआ अगर पूछेगा तो 3 गो देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। सिर्फ जल से पूछेगा तो 2 गो देश है, श्रीलंका और मालदीव। सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे बड़ा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन सागर श्री सेलम। नागा अर्जुन सागर श्री सेलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब पूछेगा कि यह है कहाँ? यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अब पूछेगा कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल कब किया गया? तो इसे 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट पूछ लेगा कि नामदफा, तो ये जो नामदफा है तो यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पूछेगा जिम कार्बेट, यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। पूछेगा काजीरंगा, यह कहाँ है? तो यह असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं हैं, तो कौन नहीं है? तो धारवाड़ द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। बाद बाकी जो कैम्ब्रियन है, ओडोविसियन है और सिल्यूरीन है, ये सब है। अब है कि जो धारवाड़ की जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो आर्किड क्रम की चट्टान के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। द्रविड़ महाकल्प की नहीं है, यह किसकी है? तो यह आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण और भ्रंशन से हुआ है। अब धारवाड़ शैल के जो समूह की चट्टानें सबसे पहले बनी अवसादी सेल से हैं। आज एक कार्यान्वित रूप में मिलती है, अभी जो इसका रूप है वो कार्यान्वित रूप में मिलती है। अब है कि ये चट्टानें कर्नाटक कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान में फैली हुई है। अब कैम्ब्रियन ओडोवेसियन का है, कैम्ब्रियन, ओडोवेसियन, सिल्यूरीन, डिवोनिया, कार्बोनिफेरस और द्रवियन क्रम की चट्टानें हैं। द्रवियन क्रम की चट्टानें कौन कौन हैं? एक बार और देख लीजिए। कैम्ब्रियन हो जाएगा, ओडोवेसियन हो जाएगा, सिल्यूरीन हो जाएगा, डिवोनियन हो जाएगा, कार्बोनिफेरस हो जाएगा, ये सब द्रविड़ क्रम की चट्टानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जिन क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उन्हें वार्षिक वर्षा से कम होता है। कितना वार्षिक वर्षा से कम होगा तो उसे शुष्क भूमि कृषि की जाएगी, उसमें तो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश होगा तो। अब भारत में जो कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 भाग में क्या है? तो शुष्क खेती अपनाई जाती है। 1/3 भाग में शुष्क खेती होता है। भारत में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो हो जाएगा राजस्थान, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात का और प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? बिहार से तो क्वेश्चन दरोगा या बिहार पुलिस हमेशा एक न एक जरूर रहता है, तो देखते हैं इसको बढ़िया तरीका से कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वह पूर्वी चंपारण में है। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। इसके बाद जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो क्रम होगा वह कैसे होगा? तो इसके जस्ट बाद हो जाएगा मुजफ्फरपुर, उसके बाद हो जाएगा मधुबनी, उसके बाद हो जाएगा समस्तीपुर। पहला में पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद समस्तीपुर। अब अगर पूछ ले कि सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। फिर पूछ लेगा कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो शिवहर हो जाएगा। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, बिहार के अंदर जितना जनसंख्या उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.71% मतलब ग्रामीण ही है, तो इसीलिए नगरीकृत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गांव में ही जनसंख्या निवास करता है। अब पूछेगा कि कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत, तो 100 में से घटा लेंगे या 11.29% याद कर लेंगे। अब पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत वाला, तो वो जो शहर है वो पटना हो जाएगा। और न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? तो समस्तीपुर में है। मात्र जनसंख्या का 3.47% ही नगरीकृत है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा जो SC प्रतिशत है वह राज्य हो जाएगा पंजाब। सबसे ज़्यादा SC की जनसंख्या वहाँ है। पूछेगा कितना परसेंट है? तो 31.9% है।
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है। अब पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति वाला है वह उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अब पूछ लेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनजाति लग जाएगा, एसटी हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अगर परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम, ओवरऑल पूछेगा जनसंख्या में पूछेगा तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य पंजाब और हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को कितने? तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब पूछ लेगा कि इसको कितने उपोजन में विभाजित किया गया है? ये तो है कि 3 महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र हुआ, लेकिन इसको 4 उपोजन में विभाजित किया गया है। कौन कौन से उपोजन हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिमी जोन, इसमें 13 जिला आता है। उत्तर पूर्वी जोन, इसमें 8 जिला आता है। दक्षिण पश्चिम जोन, इसमें 11 जिला आता है। और दक्षिण पूर्वी जोन, इसमें 6 जिला आता है। नेक्स्ट है यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो मुख्य नदी है वह डेन्यूब नदी हो जाएगा। अब डेन्यूब नदी कहाँ है? तो यूरोप में है। अब पूछेगा इसमें कि ये जो लिखा हुआ है डार्लिंग नदी, ये कहाँ पे है? तो डार्लिंग नदी हांगो, डार्लिंग नदी तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अब हांगो नदी है, यह हो जाएगा चीन में। अमेजन पूछेगा तो अमेजन कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका की नदी है। अब है कि डेन्यूब नदी 5 मध्य और यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि डेन्यूब नदी है वह कितने? तो 5 मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है। और यह कहाँ? तो यूक्रेन और रोमानिया में एक डेल्टा नदीमुख बनाकर काला सागर में मिल जाती है। एक डेल्टा बनाती है कहाँ? तो यूरोप और रोमानिया में। बोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है और उसके बाद सेकेंड स्थान डेन्यूब का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैंप गोडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। अब एयरपोर्ट देख लेते हैं कुछ, जिससे पूछ लेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। पूछ लेगा कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब। पूछेगा कि कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ है? बेंगलोर में है। बहुत बार पूछा क्वेश्चन है कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो बीजू पटनायक का जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है, तो इसलिए भुवनेश्वर में है। कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में। कोझिकोड हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये कालीकट में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में ही है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नाम में ही छुपा है, कोचीन में ही है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो कोयम्बटूर में है। हाँ, एक पूछेगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की जो स्थापना है वह 1984 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1984 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं कि इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ढाका में है। अब पूछ लेगा कि भारत में सबसे पहले जूट मिल की स्थापना कहाँ हुआ? तो सबसे पहले जो जूट मिल की स्थापना है वह कलकत्ता के पास हुगली नदी के किनारे सियारा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। भारत कच्चे जूट और जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत है। और बांग्लादेश के बाद निर्यात के रूप में दूसरा स्थान पर है। और निर्यात करने में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान पर भारत है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य है वह कोल्डिवा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कोल्डिवा से। अब कोल्डिवा कहाँ है? तो ये इलाहाबाद के दक्षिण के बेलन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? कोल्डिवा। तो इलाहाबाद के दक्षिण के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यह क्रमशः नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक तथा लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहाँ? नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक और लौह सभी का मिला है। अब है ऑप्शन में मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली जो वस्तु है उसमें क्या क्या मिला? तो बुनाई की टोकरियाँ मिला है। टोकरी में बुनाई किया गया। औजार मिला है। मन के जो बड़े मात्रा में मिले हैं, मन के सभी बड़ी मात्रा में यहीं से मिले। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है? तो हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो भी है, गनेरी वाला भी हो जाएगा और धौलावीरा, तीनों हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, गनेरीवाला या धौलावीरा सब हड़प्पाकालीन 4 विशालतम नगर है। अब है कि हड़प्पा में शवों को क्या करा जाता था, दफनाया जाता था। अब मोहनजोदड़ो में शव को क्या करते थे, तो मोहनजोदड़ो में शव को जलाते थे। अगर कोडिंग की तरह अगर इसको लीजिएगा तो मोहन को क्या करते हैं, मोहन हिंदू का नाम है, उसको क्या करेंगे हम लोग, जला देंगे। तो मोहनजोदड़ो से क्या हो जाएगा, मोहन को क्या करेंगे, जलाएंगे। तो इससे याद रहेगा कोडिंग है कि मोहन को जलाएंगे, मतलब मोहनजोदड़ो में जो शव को क्या किया जाता था, जलाया जाता था। हड़प्पा नाम से लगता है कि कोई मुस्लिम का नाम टाइप का है, तो इसमें क्या होगा, इसको क्या करेंगे, तो दफनाएंगे। ऐसे एगो याद रहेगा तो एगो से आप पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श मतलब क्या हुआ, लाखों का दान देने वाला। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो गया कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अब है कि यह इसको क्या करता था, तो यह लाखों का दान देता था। ऐबक ने दिल्ली में क्या किया, तो कुतुब इल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इनके द्वारा जो किया गया कार्य है ऐबक के द्वारा, तो कुतुब इल इस्लाम मस्जिद जो है वह अजमेर में दिल्ली में, अजमेर में जो बनाया वह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाया था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। शुरू यही करवाया लेकिन पूरा इसको इल्तुतमिश ने, ऐसे और बहुत सारे शासक इसको पूरा करते गए। अंतिम मंजिल दूसरा कोई किया, इसी तरह आगे चलता गया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने, तो 434 सदस्यों ने। पहला में 78 समर्थक था, दूसरा में 434। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो एक कलकत्ता में हुआ था। इसका कोडिंग है बकमई बकनाइलाम, ब अ क फिर म आ ई, बकमई। तो पहला बम्बई, उसके बाद हो जाएगा कलकत्ता, बम्बई कलकत्ता फिर मुंबई, इसी तरह। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन वो कहाँ हो जाएगा, कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता कौन की, तो दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला हुआ था उसमें कितना था, तो 72 समर्थक ही था, 72 समर्थक था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चटगांव सस्ताग्रह छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। तो इसकी जो योजना है वह सूर्य सेन का बनाया हुआ था। इसका जो मास्टरमाइंड था उसको सूर्य सेन था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण कर हथियारों को क्या किया था, कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंदन में इंडियन होम लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। अब है कि यह कब हुआ था, तो यह 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुआ है, तो ये भी लंदन में हुआ है। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुआ था। यह एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। यहाँ से एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन हुआ, सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में भारत की जो व्यवस्था मतलब किस तरह की गई, तो वह हो जाएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। वर्ष 1909 में लाए गए भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब भारत परिषद जो अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष यही था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इंडियन ओपन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है। इंडियन ओपिनियन जो नामक जो अखबार है वह किस भाषा में प्रकाशित होता है, तो इसका जो भाषा हो जाएगा वो गुजराती भी था, हिंदी भी था, अंग्रेजी भी था, मतलब सभी था। अब है कि इसका मतलब इंडियन ओपिनियन जो था इसको कौन कहते, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। कौन कौन भाषा था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, चारों भाषा में प्रकाशित होती थी। 23 में है
कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे और 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किए थे और इसी का नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ असहयोग आंदोलन का और इसका जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने इसे 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर गांधी जी इसको क्या किया? स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की अधिकारी। अब ये क्या है देखते हैं इसका एक बार और कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, ये तो हो ही गया। कृषि का पुनरुद्धार भी हो जाएगा और अधोसंरचनात्मक सुविधाएं का विकास, ये भी हो जाएगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी तीनों ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजकोषीय संकेतक नहीं है कौन सा? तो चालू खाते का घाटा, यह राजकोषीय संकेतक नहीं है। चालू खाते की जो घाटा है वो राजकोषीय संकेतक का अंश नहीं है, जबकि राजकोषीय घाटा ये है, प्राथमिक घाटा ये भी है, राजस्व घाटा भी हो जाएगा और ये सब क्या है? तो राजकोषीय संकेतक की घाटा है। चलिए 27 में कि भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी रेखा का मापन है वो सकल घरेलू उपभोग के अनुसार किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण का जो सर्वेक्षण कार्य है वो कौन करता है? तो NSSO करता है। भारत में पूर्ण गरीबी को मापने के लिए घरेलू उपभोक्ता की विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है 280 के तहत है। केंद्र और राज्यों के मध्य साथ ही विभिन्न राज्यों के मध्य कर का राजस्व टैक्स रिजर्वेशन के वितरण की सिफारिश देने का संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा वह 38 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या का क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें हो जाएगा 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 20, प्रोटॉनों की संख्या Pn होता है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? यह केंद्र सरकार का बैंकर है, तो ये तो सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, ये भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है तथा उनका प्रबंध करता है, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब पूछेगा कि RBI क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार की एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। किसके प्रावधान से हुआ? मतलब कौन से अधिनियम? तो 1934 के अधिनियम के प्रावधानों से इसकी स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सोनार का? अब क्या है कि समुद्र के भीतर छिपी हुई जितनी भी वस्तु है, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। इसमें पराश्रव्य तरंगे क्या समुद्र के भीतर भेजा जाता है और पराश्रव्य जो तरंगे है इसको समुद्र के अंदर हम भेजते हैं, परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों की वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। जब वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर फिर आता है तो उससे हम वस्तु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संतरा में फॉर्मिक एसिड है, यही गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मिक अम्ल एक क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। यह कहाँ पाया जाता है? तो लाल चींटी में, शहद की मक्खी में, बिच्छू तथा बरकों में, डंक में पाया जाता है। उसका जो डंक है उसमें पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल सही है, इमली में टार्ट्रिक पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है। अब है कि जो सिरका में जो सिट्रिक अम्ल है यह क्या है? एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके लवण पाए जाते हैं। मतलब नींबू में कहाँ पाया जाएगा? नींबू में या खट्टा फल में या संतरा में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर 33 है। मृग मरीचिका का उदाहरण है। मृग मरीचिका का जो उदाहरण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मरीचिका क्या है? तो वायुमंडलीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट वायु की परतें गर्म हो जाती है तब यह विरल हो जाता है और ऊपर की ओर ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तनांक होता है। अतः किसी सुदूर
वस्तु से आने वाली प्रकाश ज्यों ज्यों हवा के परतों में परावर्तित होती है त्यों त्यों वह अभिलंब से अभिसारित होकर विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप में परावर्तित हो जाता है। यहाँ एक ही चीज़ समझना है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक मृग मरीचिका क्या है, मतलब मरीचिका मतलब होता है हिरन, हिरन को वहाँ क्या नजर आता है, वहाँ पानी नजर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो कौन सी घटना नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि पॉलीकॉट, पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है। तो पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है, तो यह पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। किसका होता है, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। जबकि पॉलिस्टर और ऊन के मिश्रण को पॉलीवूल कहते हैं, पॉलिस्टर और ऊन के मिश्रण को इसको पॉलीवूल कहेंगे। इससे क्या होता है, तो कपड़ा तैयार किया जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा बड़ा हो गया है, आप लोग वीडियो देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर इसको रिपीट कीजिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन कराया गया है बहुत ही ऑथेंटिक और बढ़िया क्वेश्चन कराया गया है, तो आप लोग वीडियो को देखिए और इससे नॉलेज को ग्रहण कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर जो वीडियो आती रहेगा वो आपके यहाँ पहुँचते रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।